हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 शुरू किया था। हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज जो हमारा 4th लेक्चर है और जो हमारा 3rd लेक्चर था उसमें हमने कंटिन्यू किया था रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें कि 4 नियम जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। जो हमारा 5वां नियम रह गया था वो नियम भी हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 5वां नियम है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम गैलुसैक द्वारा सन 1808 ईस्वी में दिया गया। इसके अनुसार जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। इस पूरे जो डेफिनेशन है उसका अर्थ ये है कि जब भी दो गैसें हैं, कोई भी, क्या किया हमने, दो गैसें लिया ए और बी, जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो इनमें जो है एक सरल अनुपात होता है। कोई भी अनुपात हो वो एक सरल अनुपात होगा, सरल पूर्णांक में अनुपात होगा। और यदि इनसे बनने वाला पदार्थ जो है वो अगर गैस की फॉर्म में है, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, तो फिर इन तीनों के बीच ही जो है एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। बस इतना सही इसमें बताया गया है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, दो आयतन हाइड्रोजन तथा एक आयतन ऑक्सीजन के संयोग से दो आयतन जल वाष्प बनती है। क्या होता है कि जब दो आयतन हाइड्रोजन लेते हैं और एक आयतन जो है ऑक्सीजन लेते हैं तो दो आयतन जो है जल वाष्प बनती है। यहाँ पर हम जो शुरू में लिखा होता है इसी नंबर को देखते हैं कि ये कितना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इसके बीच जो है अनुपात कितना आया, 2:1:2। मतलब ये है कि इनके बीच जो भी है, इनके बीच अनुपात क्या होना चाहिए, 2:1:2। रिएक्शन अलग अलग होंगी, जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा होगा वही अनुपात उनमें होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे ये सभी जो नियम अप्लाई है वो किस पर ये नियम अप्लाई होगा, सिर्फ गैसों पर। तो हाइड्रोजन भी हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और जल वाष्प जो है वो भी गैस की फॉर्म में ही पाया जाता है। अगर यहाँ पर गैस प्रोडक्ट बनने वाला जो है वो गैस नहीं होती तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमें 100 ml हमने लिया हाइड्रोजन, तो 100 ml हाइड्रोजन से कितने ml ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 50 ml, क्योंकि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 का। तो अगर इसको यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। और प्रोडक्ट बनेगा वो भी किस रेशियो में बनेगा, इसके रेशियो में 2 अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम H2O बनेगा। तो यहाँ पर 100 ml बनेगा, जिससे कि अनुपात इनके बीच क्या हो जाएगा, 2:1:2। ठीक है, 2:1:1। तो यही नियम है। इसमें अभिकारी पदार्थों H2 तथा O2 और गैसीय उत्पादों H2O में सरल पूर्णांक अनुपात है। इसके अलावा जो भी हमारी रिएक्शन होगी, जिस हिसाब से उसमें यहाँ पर नंबर्स दिए होंगे उस हिसाब से हम अनुपात निकालते हैं। और फिर जो वॉल्यूम है उसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कितनी आवश्यकता होगी। जैसे मान लिया हमने बोल दिया कि हमारे पास 50 ml ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उससे रिएक्ट करने के लिए कितने ml हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। तो आपको रेशियो पता है कि रेशियो में कितना होना चाहिए, 2:1। तो आप बता देंगे कि 100 ml की ज़रूरत होगी। और इससे जलवाष्प कितनी बनेगी, तो इसका भी रेशियो आपको पता है कितना होगा, 2 रेशियो होना चाहिए इसकी कंपेयर में। तो यहाँ पर 100 ml जो है जल वाष्प बनेगी। इसके अनुसार अगर हम चेंज करते हैं तो वो हमारा जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो भी हमारे परमाणु होते हैं उनके बारे में, जो भी पदार्थ बने होते हैं, ठोस द्रव गैस, आपने कई फॉर्म पढ़े हैं, तो वो सब जो है किससे मिलकर बने होते हैं उसी के संबंध में जो है डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, जिसको परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देखिए, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कब प्रस्तुत किया था, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। क्वेश्चन आता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जॉन डाल्टन है, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। अभी परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन का, उसकी परिभाषा क्या है, देखिए,
प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब इस विश्व में जितने भी पदार्थ बने हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा और भी एक दो अवस्थाएं हमने आपको बताई थी, प्लाज्मा अवस्था, बोस आइंस्टीन अवस्था, तो वो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। डाल्टन ने क्या कहा था कि जितनी अवस्थाएं हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं, जो सबसे छोटी इकाई होते हैं। मतलब कि परमाणु जो हैं इनसे छोटी इकाई कोई भी नहीं है, उनको और विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या है? भौतिक या रासायनिक विधियों से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यही था हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इस डाल्टन परमाणु के सिद्धांत के मेन पॉइंट्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या थे? द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। जो भी द्रव्य हैं वो किससे बने हैं? एक अविभाज्य परमाणु से बना है। जैसे मान लीजिए कोई घर बना है तो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनाता है, ठीक है, तब वो छोटे छोटे ईंट और चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि जो द्रव्य है, यानी ठोस, द्रव, गैस जितनी भी होती हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? परमाणुओं से मिलकर बनी है। और ये जो परमाणु होते हैं अविभाज्य होते हैं, मतलब कि इनको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बायो में जो है कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी तरीके से यहाँ पर डाल्टन ने बताया जो परमाणु होता है वो सबसे छोटी इकाई है, उसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जितने पॉइंट बता रहे हैं बहुत केयरफुली देखेंगे, क्योंकि इसमें आगे संशोधन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से द्रव्यमान, आकार, गुण आदि में समान होते हैं। मतलब ये कोई एक तत्व है, जैसे मान लीजिए एक तत्व ले लिया हमने हाइड्रोजन, तो एक तत्व ये हो गया, तो एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, यानी कितने भी हाइड्रोजन परमाणु ले लें, उसके द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1। इसमें क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या तो होती नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो द्रव्यमान, आकार यानी इसकी जो भी शेप होगी वो, और इसके गुण, जो भी इसके गुण होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, वो सभी क्या होंगे? समान होंगे। अगर वो तत्व एक ही है तो, अलग अलग तत्व नहीं, एक ही तत्व की बात की जा रही है कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से द्रव्यमान, आकार, गुण आदि में समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण, द्रव्यमान, आकार आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग परमाणु तत्वों के परमाणुओं की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन ले लीजिए और क्या ले लीजिए? हाइड्रोजन ले लीजिए। तो क्या होगा? इनके द्रव्यमान भी अलग होंगे, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है, 6 परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान 12। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 1। तो यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान अलग अलग है, उनके आकार भी अलग अलग होंगे, इनमें शेल की संख्या अलग होगी, इनमें शेल की संख्या अलग है। तो ये भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग तत्व हैं, उनके परमाणु के जो आकार, द्रव्यमान वो सब हैं वो क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब एक से अधिक तत्व जब संयोग करते हैं तो क्या होते हैं? यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु अविनाशी होते हैं, इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अविनाशी, यानी उन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, और ना तो उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु क्या होते हैं? अविनाशी, यानी वो कभी खत्म होने वाले नहीं होते हैं, और उनको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बताया गया है। और इसके लास्ट पॉइंट है कि परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। मूल लक्षण तत्व का क्या बताया था इन्होंने? जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि जो तत्व का मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है, ठीक है, ना कि परमाणु क्रमांक। आगे अभी हम आपको बताएंगे। इसके देखिए, अब इस आपको पता है कि कोई भी नियम दिया जाता है तो शुरू शुरू में कुछ ना कुछ तो कमियां रह जाती हैं और उसमें बाद में संशोधन होते हैं। तो आगे चलकर फिर इसमें कुछ संशोधन हुए, अब उन्हीं संशोधनों को देखेंगे कि क्या क्या संशोधन हुए हैं। देखिए, ये हमारा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। जो कमियां रह गई थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, उनको आगे चल के संशोधित किया गया। सबसे पहला हमारा है, परमाणु विभाज्य है।
डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, उसको और अधिक भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसमें संशोधन किया और बताया कि परमाणु जो है विभाज्य है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें मूल कण कहते हैं। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में कई मॉडल भी दिए गए हैं जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही सब है कि जो डाल्टन थे उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य, लेकिन ऐसा नहीं है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने संशोधन किया और बताया कि परमाणु जो होता है विभाज्य होता है और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। डाल्टन थे, उन्होंने बताया था कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन क्या था कि जो ये साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान समान हो, उनके एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक आपने पढ़े होंगे, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं, जिनके द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे देखिए 1H1, यहाँ पर H जो है एक ही तत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1। 1H2 समस्थानिक है, ये वही है तत्व, हाइड्रोजन है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है? 2। 1H3 वही हाइड्रोजन, तत्व ही एक ही तत्व है, हाइड्रोजन 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 एक ही तत्व है, लेकिन क्या है? परमाणु द्रव्यमान इनके अलग अलग हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? समस्थानिक। और समस्थानिक की परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ये इनका अगला पॉइंट, इनका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है तत्वों का मूल लक्षण। अभी पहले थर्ड वाला पॉइंट देखिए, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, जिन्हें संभारिक कहते हैं। जो डाल्टन थे उन्होंने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन फिर उसमें संशोधन किया गया और बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर देखिए 18 ऑर्गन का है, परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसका 40 होता है परमाणु द्रव्यमान। इसके अलावा पोटेशियम 19 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 40, कैल्शियम 20 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 40। अब यहाँ पर देखिए सभी तत्व अलग अलग हैं, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, लेकिन इनके परमाणु भार क्या हैं? वो समान हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि जितने भी तत्व अलग अलग हैं उनके परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग ही होते हैं। तो इन यहाँ पर इस संशोधन किया गया और कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, समान भी हो सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम संभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। तत्व का मूल लक्षण क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जब आपने 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मोजले जो थे उन्होंने दिया था, जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। उन्होंने बताया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं होता है। तो ये संशोधन किया गया। इसके अलावा परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलकों आदि में परमाणुओं का लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखिए, अभी जो दोनों पॉइंट है बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। देखिए परमाणु किसे कहते हैं? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उन्हें और अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, वैसे ठीक है, तो हाइड्रोजन को और अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसको और अधिक सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भले ही ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में इसको अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं वो देख लीजिए। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। इसमें कार्बन से कंपेयर करके बताया गया है कि कार्बन के कंपेयर में वो कितना भारी है। इसका एक फॉर्मूला है, देखिए कि कैसे निकाल सकते हैं। तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला है जिससे हम तत्व का परमाणु भार
निकाल सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एटॉमिक मास यूनिट को संक्षेप में AMU या प्रतीक U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा परमाणु भार है उसका मात्रक क्या है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट इसको बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है AMU या U। इसमें देखिए H का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1.008। O का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 15.99 U। U मतलब वही एटॉमिक मास यूनिट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी तत्व हैं उनका पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है उसमें न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को ऐड करते हैं और एक वैल्यू मान लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे परमाणु द्रव्यमान अलग होता है और अणु भार अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान हर परमाणु का अलग अलग होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे परमाणु अलग अलग हैं तो इनके द्रव्यमान भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है नेक्स्ट है अणु और अणु भार, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जिसको कहते हैं। अणु दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से बना किसी तत्व या यौगिक का वह भाग जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणुओं से, जैसे मान लीजिए समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। तो ये क्या बन गया? हमारा अणु बन गया। यही लिखा है दो या दो से अधिक समान, असमान भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या ले लें? H ले लें और Cl ले लें, दोनों अलग अलग हैं। ये H है और ये Cl है। H अलग परमाणु है, Cl अलग परमाणु है। तो ये जो है जब दो या दो से अधिक समान या असमान परमाणु मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के O2 फॉर्म करते हैं। N2 नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर के N2 का फॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों, किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अभी मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान बताया कि सभी का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है। जितने भी परमाणु हैं, अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है तो उन सबके परमाणु हैं, ठीक है। तो उन सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो उन पे जितने भी उन परमाणुओं से जो अणु मिलकर बने होते हैं, तो जब परमाणुओं के द्रव्यमान हम लिखते जाएंगे, उनकी संख्या से काउंट करते जाएंगे, तो उसको ही हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, किसी अणु में भी उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान प्रत्येक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान व उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग से प्राप्त किया जा सकता है। क्या करें कि जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान जो है उनको लिखते जाएं, उनमें जो संख्या है उसको लिखते जाएं, तो हमें उन सबको जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आणविक द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए हमें CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, आपको इसमें पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अलग है, वो कितना होता है? 12.01। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है जो कि है हमारा 16, ठीक है। अब जब इनसे कंबाइन करके कोई अणु बन रहा है, यौगिक बन रहा है, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या होगा परमाणु द्रव्यमान? वो कैसे लिखेंगे? इसमें जितने भी नंबर होंगे, जो भी हमारा परमाणु दिया उसके नंबर, कार्बन के कितने नंबर है? 1, तो 1 लिख लिया, गुणा का साइन लगाएंगे और एक कार्बन का परमाणु का द्रव्यमान जितना होता है वो लिख देंगे, तो 1 गुणे 12.01। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है परमाणु है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन और इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 16। तो वो हमने लिख दिया 2 गुणे 16, और इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, और गुणा करके और फिर ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा मान लीजिए जैसे आपको H2 का निकालना है, ठीक है, तो H2 में H के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो शुरू में 2 लिखेंगे और गुणा H के कितना द्रव्यमान होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान 1.001 होता है, लेकिन अब अप्रॉक्सीमेट 1 ही मानते हैं, कोई भी एक सरल पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारा इसका अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आप कई सारे यौगिकों का, अणुओं का लेकर के निकालना सीख लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँ तो उसमें आपको इससे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है CH4 का निकालना हो, किसका, CH4, तो आप CH4 का कैसे निकालेंगे, CH4 कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। पॉइंट पे हम नहीं लिखते हैं, जब ऐसे काउंट करते हैं तो, वैसे जब अगर हमें अप्रॉक्सीमेट पूरा ही काउंट करना है तो हम पॉइंट पॉइंट वाला लिखते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं होती है। एक कार्बन परमाणु है तो 1 लिखना जरूरी है, चलिए लिख ही लेते हैं। 1 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 4 मौलिक, इसके 4 एटम हैं, 4 परमाणु हैं, तो 4 गुणे और H की द्रव्यमान संख्या 1, तो 12 और 4 हो जाएगा हमारा टोटल 16। तो इस तरीके से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात होगी तो आप हाँ ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक होता है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है हम आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इससे क्वेश्चन देख करके और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन बुक से बनते हैं उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।